नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इन 2 सालों में सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग ने 2 साल में लगभग 2,25,000 किसानों को मिनी किट वितरित किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों की समृद्धि के लिए और कई योजनाएं चलाई गई हैं। राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और इन 2 सालों में कई ऐसी योजनाएं जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ उन तबके वर्ग के लिए थी जो साथ में उनको लाभान्वित भी कर रही है और बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है लाभान्वित भी हो रहे हैं। सर, सरकार की 2 साल बहुत महत्वपूर्ण 2 साल रहे। बहुत सी उपलब्धियां हैं जो उन लोगों के लिए थी जो आज भी लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार की जो है योजनाओं के आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे सर? राम सेतु जल योजना जो थी, आपको सबको पता है कि कई दिनों से पेंडिंग थी। उसका एमओयू भी हो गया और 26,000 करोड़ के कार्यादेश जारी हो गए। शीघ्र काम प्रारंभ होने वाला है। और इसी प्रकार से आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि दोनों को मिलाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को मिलना प्रारंभ हो गए हैं और इसमें लगभग 78 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। लाडो एक प्रोत्साहन योजना, लाडो योजना ये है कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसको 1 लाख रुपए तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया था। 1 लाख रुपए विभिन्न किस्तों में दिया जाएगा, यानी पैदा होने के बाद, फिर टीके लगने के बाद, फिर एडमिशन होने के बाद, फिर प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद, ऐसे करके 12वीं तक उसको 1 लाख रुपए दिए जाते थे। उसको बढ़ाकर उन्होंने 1.5 लाख रुपए कर दिया है। इसी प्रकार से 30,000 साइकिलें हैं, 30,000 से ज्यादा लैपटॉप, सॉरी स्कूटी, 30,000 से ज्यादा स्कूटी हमने बालिकाओं को दी जो बहुत वर्षों से पेंडिंग थी। कांग्रेस के राज में नहीं दी गई थी, सारी करके हमने दी है। 10.5 लाख साइकिल्स उपलब्ध करवाई है और 86,000 से ज्यादा लैपटॉप उपलब्ध करवाया है। तो ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं जिससे किसान भी खुश हैं तो मजदूर भी खुश हैं तो व्यापारी भी खुश हैं। आपको पता है कि जीएसटी, भारत सरकार की जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कम की है, उसके कारण से कई सारे सामान सस्ते हुए हैं। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ये बहुत बड़ा लाभ राजस्थान की और देश की जनता को दिया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, लखपति दीदी की बात करें, महिलाओं को आत्मसंबल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। बिल्कुल महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान में लगभग 11 लाख लखपति दीदियां बन चुकी है जो अपना रोजगार करके लाखों रुपए ज्यादा कमा रही है। अच्छा सर, युवाओं की बात करें, युवाओं को रोजगार देने से लेकर विदेश में जो पढ़ने की एक योजना है सरकार की, जिसमें 8,973 बच्चे जो है विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। सरकार इससे जो है पूरा व्यय कर रही है। क्या ये हायर एजुकेशन की योजना है और इसमें ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान है, अच्छे पढ़ाई करना चाहते हैं, गरीब लोगों के बच्चे ही, उनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजते हैं और उसका खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से सरकार लगातार जो है युवाओं को आत्म सम्मान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, इसके अलावा किसानों की बात करें तो बिजली दी जा रही है, सोलर ऊर्जा से बिजली है जो है राजस्थान में बननी शुरू हो गई है। आत्मनिर्भर राजस्थान बन चुका है। एक अकेला मात्र राजस्थान है जो विद्युत उत्पादन अब सोलर से कर रहा है। देखो, आपको पता होगा कि टोटल विद्युत की बात करें तो 5,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन राजस्थान सरकार ने इस पीरियड में प्रारंभ किया है और सौर ऊर्जा से भी 1,000 लगभग 1,500 के आसपास मेगावाट बिजली उससे बन रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी 22 जिलों में हम किसानों को दिन में लाइट दे रहे हैं। पहले क्या था कि रात में लाइट देने से किसान सर्दी में ठिठुरते थे, सांप, बिच्छू, गोएरा खाने का डर रहता था।
अब किसानों को दिन में बिजली मिलती है तो किसान दिन में ही खेत में जाते हैं और अपना पानी फसलों को पिलाते हैं। बहुत शीघ्र ही 27 की फर्स्ट तिमाही में ही हम राजस्थान के सभी जिलों में दिन में बिजली देने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ताकि राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं रहेगा जहां रात में किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। अच्छा, एक लास्ट मेरे को याद आ गया कि हर घर नल योजना जो महत्वपूर्ण है। आज पश्चिमी राजस्थान में जो पानी की समस्याएं हुआ करती थी, उसको लेकर के जिस तरीके से पानी अब हर घर नल पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, लोग सर पे मटका रख के लाते थे और अब जो है वो पानी घर तक पहुंच रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीरियड में 13 लाख से ज्यादा नल कनेक्शंस दिए हैं जल जीवन मिशन योजना के तहत। कोशिश है कि बहुत जल्द ही इसको हम पूरा करें, परंतु आपको पता है कांग्रेस के राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अभी अभी एक मंत्री जेल से जमानत पर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है। अभी बहुत सारे अधिकारियों पर इसका शिकंजा कसा जा रहा है। चाहिए था तेरी भ्रष्टाचार नहीं होता, गड़बड़ नहीं होता, डिले नहीं होता तो अभी तक ये योजना पूरी हो जाती है। बिल्कुल। तो सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो जिससे आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उससे जो है पूरे राज्य के लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। बीकानेर जिला उद्योग संघ के उपाध्यक्ष श्री नरेश मित्तल ने बताया कि जयपुर में जेईसीसी में पहली बार आयोजित प्रवासी राजस्थानी महाकुंभ में बीकानेर के समाजसेवी श्री द्वारका प्रसाद पचीसिया को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सीएम मुंदड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में दिया गया। श्री द्वारका प्रसाद पचीसिया ट्रस्ट के माध्यम से बीकानेर और नापासर में चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्रों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर में बीडीए ऑडिटोरियम में जिला युवा महोत्सव का शानदार आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम राजस्थान युवा बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग के निर्देशानुसार विकसित भारत विकसित राजस्थान थीम पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि युवा महोत्सव का उद्देश्य राजस्थान की पुरानी और दुर्लभ कला संस्कृति को बचाना और बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आज जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भरतपुर जिले में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में भी आता है और राज्य सरकार इस वर्ष को युवा महोत्सव के रूप में मना रहा है और 2047 का जो सरकार का विजन है उसको देखते हुए इस प्रकार के आयोजन जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो युवा वर्ग को प्रतिभा निखारना है, उनको मंच उपलब्ध कराना है, उनको नेतृत्व प्रदान करना है। साथ ही जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो एक अमूल्य धरोहर है, जो धीरे धीरे यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का गेट बनाया है, जिसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। केवलादेव घने का गेट, इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर शिव का मंदिर है, इसलिए उसका नाम केवलादेव पड़ा। इसमें 370 से अधिक पक्षी प्रणालियाँ और कई प्रकार के जीव जंतु वहाँ रहते हैं। यह यूनेस्को द्वारा सन 1985 में घना पक्षी विहार पर्यटन स्थल के नाम से घोषित किया गया। इसमें स्थित क्रेन सारस, जो कि इसकी खासियत ये है कि यह हमेशा सर्दियों में पाया जाता है और यह साइबेरिया से आते हैं। इसमें साइबेरिया जैसे बगुले वगैरह कई प्रकार के प्राणियाँ जो देसी विदेशी जगहों से आते हैं और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कलेक्टर साहब आए थे देखने, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? ये उनको बहुत अच्छी लगी और उनका वो फोटो भी खींच कर लेके गए हैं और पता नहीं उनको ये बोल रहे थे कि ये एकदम अच्छी कला है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। देखिए, युवा महोत्सव का राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजन हुआ है और बच्चों का काफ़ी ओपन पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम, टैलेंट बहुत अच्छा दिखाया है, पेंटिंग काफ़ी अच्छी करी हैं, मांडना, क्राफ्ट, क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और एक दूसरे से सीखने का बहुत कुछ इनको मिल रहा है।
एंड क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ से जो जीतेंगे वो स्टेट लेवल पे जाएंगे, स्टेट से नेशनल लेवल के ऊपर। तो ये बहुत ही एक अच्छा टैलेंट को प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और मैं सभी आयोजक CDO साहब की अध्यक्षता में जितने भी लोगों ने आयोजक इसका जो ये किया है, मैनेज किया है, मैं उन सबको उनकी सराहना करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से इसका मैनेजमेंट किया। थैंक यू। भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत की गई। डूंगरपुर शहर के तहसील चौराहे पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वाहन चालकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। इस मौके पर कलाकार रावण और यमराज के वेश में पहुंचे और लोगों को समझाया कि हेलमेट न पहनने से होने वाले हादसे कितने खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को हमेशा सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने का संदेश दिया। 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर राज्य सरकार ने इसके साथ साथ एक सड़क सुरक्षा अभियान भी रखा है, जो 11 तारीख से प्रारंभ करके हम 25 तारीख तक चलाएंगे। आज इसकी शुरुआत हम कलेक्टर साहब के आदेशों के अनुसार फूल और चॉकलेट देके जो बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट पहने वाहन चालक है उनका फूल देके या चॉकलेट देके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद में हम ये प्रोग्राम जो है वो पूरे 15 दिन तक अलग अलग इसमें जितने भी विभाग शामिल हैं, जैसे PWD है, चिकित्सा विभाग है, जो भी इसमें विभाग में शामिल होते हैं उन सबको हम शामिल करके और अलग अलग दिन हमने ये प्रोग्राम रखे हैं। इसमें लेन ड्राइविंग का है और स्कूल और कॉलेजों में भी हम जो है इसकी जागरूकता का अभियान चलाएंगे। हाँ, इस अभियान में साथ साथ हम चालान भी बनाएंगे। पहले हम जागरूकता के लिए प्रयास करेंगे, समझाइश करेंगे, उसके बाद में भी अगर हमको मिलता है तो फिर हम उसको चालान भी बना के करेंगे। लूणी के विवेक विहार थाना क्षेत्र में खेलते खेलते घर से दूर चले गए 2 मासूम बच्चों को पुलिस ने शानदार तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित खोज निकाला। बच्चों के लापता होने की जानकारी मिलते ही परिवार चिंतित हो उठा, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। थानाधिकारी श्री दिलीप खदाव ने टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 5 अलग अलग टीमें बनाई और इलाके में व्यापक खोज अभियान शुरू कराया। मुख्य मार्गों, गलियों और पार्कों की तलाशी के साथ साथ आसपास लगे सैकड़ों CCTV कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। लगातार 5 घंटे की मेहनत रंग लाई और पुलिस ने दोनों बच्चों को नारायण नगर में सुरक्षित ढूंढ लिया। मासूमों को सकुशल घर लौटता देख परिवार की आंखों में राहत और खुशी साफ झलक रही थी। परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता और समर्पण की खुलकर सराहना की। आज शाम को 5 बजे के आसपास ये 10 सेक्टर से 2 औरतें आई और उन्होंने जो रोते घबराते हुए बोला कि हमारे 2 बच्चे थे एक दोनों के, और वो 4 बजे कहीं खेलते खेलते निकल गए। तो इस पर जो उनकी बच्चों की जो इस तरह से जो जब भी इस तरह की घटना होती है तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने उनको बताया। हमने पुलिस उपायुक्त महोदय और जो उच्चाधिकारियों को बताते ही हमारे CP साहब ने तुरंत इस पर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए थे, और जिस पर हमने तुरंत टीमें बनाई और टीमें बनाकर मैं भी साथ में निकल गया। हमारे ACP साहब भी उन्होंने भी निर्देश दिए इस बारे में। तो उसके बाद फिर हमने टीमें ट्रैक करते करते ये CCTV कैमरों की मदद से तो लगातार हमने ट्रैक करते करते लगभग 8 किलोमीटर दूर नारायण नगर में इन दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला और फिर इनके परिजनों को भी अवगत कराया। उसके बाद फिर इन जो इनके परिजनों के चेहरे पे खुशी आई, बड़े भावुक हो गए और हमें भी खुशी मिली कि दोनों बच्चों को आखिर हमने ढूंढ निकाला, क्योंकि इन बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी और बच्चे छोटे थे और रात गहराती जारी थी और 8 बजे तक ये बच्चे मिल गए, नहीं तो संभवतः कुछ हादसा भी हो सकता था। तो इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि बच्चे मिल गए। बहरोड नगर परिषद क्षेत्र के जागुवास गांव में देर रात जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने रात्रि चौपाल आयोजित की। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उपखंड और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने गांव में सफाई की कमी, बार बार बिजली कटौती, पेयजल की समस्या, अवैध अतिक्रमण और मेडिकल सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को जिला कलेक्टर के सामने रखा। जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तुरंत समाधान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
भजनलाल सरकार ने सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीवों की सुरक्षा और वन कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जंगल में स्थित पुरानी वन चौकियों के जीर्णोद्धार के लिए बजट घोषित किया है। इस योजना के तहत सरिस्का की 37 चौकियों को चुना गया है और हर चौकी पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। डीएफओ श्री अभिमन्यु साहरण ने बताया कि जंगल की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड का मौके पर रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने चौकियों के लिए बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई 37 चौकियों का सर्वे हो चुका है और कुछ चौकियों के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। जंगल की सुरक्षा के लिए एक फॉरेस्ट गार्ड का जंगल में रहना जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने अपनी बजट घोषणा में अनाउंस करते हुए चौकियों के लिए बजट दिया है और इस बजट से चौकियों पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो स्टाफ को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बार सरकार ने 37 चौकियां चुनी हैं जिनके अंदर ये कार्य करवाया जाना है और अच्छी फैसिलिटी होगी तो स्टाफ रहेगा और अच्छे से पेट्रोलिंग कर पाएगा, अच्छे से कार्य कर पाएगा। सर कितने बजट पास? इसके लिए 37 चौकियों के लिए प्रति चौकी के लिए 10 लाख का बजट आया है, तो 3.7 करोड़ का बजट है, जिसमें हमारा प्रयास है कि सब चौकियों पे मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सर सर्वे वगैरह हो गया सर? हाँ, सर्वे वगैरह इसी का सर्वे। हाँ, चौकियों का सर। हाँ, चौकियों का तो सर्वे हो गया है। कुछ चौकियों के हमने टेंडर्स भी जारी कर दिए हैं और बाकी का प्रयास चल रहा है कि दिसंबर समय में हमारे टेंडर्स हो जाएं और खुल जाएं, जिसके लिए हम वर्क ऑर्डर्स जारी कर पाएँ। पुष्कर में पीएम सूर्य घर योजना लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। अब तक 284 उपभोक्ता इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 124 लोगों को सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। AVVNL के सहायक अभियंता श्री विकास शर्मा ने बताया कि लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से बिजली का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। जिन घरों में सोलर सिस्टम लगा है वहां बिजली बिल लगभग खत्म हो गया है, जिससे परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता श्री अरुण वैष्णव ने बताया कि सोलर पैनल लगाने के बाद उनका बिजली बिल लगभग 0 हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आवेदन करने के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में आ गई, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक लगी। पीएम सूर्य घर के तहत पुष्कर उपखंड में अभी तक अपने को ऑनलाइन जो पीएम सूर्य पोर्टल है उसके तहत अपने को 274 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हमने 270 जो एप्लीकेशंस हैं उनका सर्वे करवा दिया है और 124 उपभोक्ताओं के सब्सिडी उनके खाते में अभी तक जा चुकी है। 124 उपभोक्ता जो लाभान्वित हुए हैं उनको सब्सिडी का फ़ायदा मिल चुका है। इसके अलावा जो 160 बचे हैं उनकी प्रक्रियाधीन है सब्सिडी के लिए। क्या कुछ सब्सिडी की प्रक्रिया है, कितना क्या मिल रहा है? 78,000 रुपये सब्सिडी है। 3 किलोवाट से ऊपर का जो भी प्लांट आपके लगाया जाएगा उसमें सब में 78,000 रुपये आपको सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। ठीक, आपका परिचय? विकास शर्मा, सहायक अभियंता, AVVNL पुष्कर। बिल्कुल, हमारे को नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जो पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही उपयोगी है और मेरे को भी इसका पता लगा तो मैंने भी मेरे घर पे इसका 5 किलोवाट का कनेक्शन लगवाया है और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा उसमें बिजली उत्पादन हो रहा है और मेरा बिजली का बिल 0 हो गया है। तो और क्या चाहिए? अब मेरे को बिजली की बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं चाहे जितनी बिजली जलाऊँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने पीएम सूर्य घर अच्छी जन उपयोगी योजना चालू की। इसमें सब्सिडी आपको कितनी मिली है? सब्सिडी इसमें 78,000 रुपये आती है। आ गई मेरी सब्सिडी 78,000 रुपये। क्या कुछ प्रक्रिया रही है, किस प्रकार ने इसका? ये ऑनलाइन पोर्टल पे जाके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप लगवा सकते हैं, वो आप पूरी अप्लाई कर देगा और 78,000 रुपये सीधे आपके खाते में आ जाएंगे सब्सिडी के। कितना समय लगा आपको सब्सिडी प्राप्त करने में? महीना भर लगा, 1 महीने में अंदर आ गई। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का शुभारंभ पूरे उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। देश विदेश से आए निवेशकों ने IT, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और टूरिज्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न इन्वेस्टर सेशंस में मंत्रियों ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य में कारोबार विस्तार के लिए खुले दिल से आमंत्रण दिया। इसी दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सरकार प्रवासियों के लिए लगातार काम कर रही है। राजस्थान की नीति सरल है, सिस्टम पारदर्शी है और निवेशकों का स्वागत है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह भी कहा कि हर सेक्टर में नए अवसर और बेहतर रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है। आज प्रवासी राजस्थानी दिवस का कार्यक्रम चल रहा है।
उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। आप सभी का उसके लिए स्वागत है। 2023 के अंदर राजस्थान की जनता ने एक विश्वास जताया था। 2014 में पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास जताया था। ये दोनों इस कारण से जुड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकारों का काम करने का तरीका स्पष्ट है। हमें हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान राज्य जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जो आपके सामने मैं आज कह रहा हूं, जिसको अभी तक टैप नहीं करा गया पिछली सरकारों द्वारा। बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान हैं, संभावनाएं भी हैं और नौजवान भी हैं। अगर मैं आपको सेक्टर्स गिनाऊं तो एक तरफ से पेट्रोलियम सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, एजुकेशन और स्किल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर तरह से मिनरल्स, हर तरह से इतनी संभावनाएं हैं जितनी किसी दूसरे राज्य में नहीं है। राजसमंद जिला पुलिस की महिला आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कंकुबाई सोहनलाल धाकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिसोदा में जिला स्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता रहीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस, सड़क सुरक्षा और करियर काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साइबर विशेषज्ञों ने अनजान लिंक, क्यूआर कोड, फेक कॉल, ओटीपी फ्रॉड, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड से बचाव के तरीके समझाए। साथ ही साइबर अपराध होने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई गई। ब्यावर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से आमजन को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और सड़क पर सावधानी बरतने की सलाह दी। साथ ही नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आज 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इस संबंध में आज नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट के पहले प्रयास में कलेक्टर कार्यालय से शुरुआत की गई थी और प्रत्येक कार्यालय में सभी कर्मचारी अधिकारियों को जागरूक कर रहे हैं कि कार्यालय में आते समय अपने अगर टू व्हीलर ला रहे हैं तो उस दौरान हेलमेट लगा कर हमें, और यदि कार चला कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और जहाँ भी सफ़र कर रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं उस समय नियमों का यातायात नियमों का जरूर पालन करें। भजनलाल सरकार आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए शहरी सेवा शिविर के बाद अब समस्या समाधान शिविर का आयोजन कर रही है। यह शिविर 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। इस शिविर में नागरिकों को छूट, सुविधा और अन्य राहत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा शहरी सेवा शिविर में जिनकी पत्रावली पूरी नहीं हो पाई थी, उनके मामले भी निस्तारित किए जाएंगे। नए आवेदन पर भी इसी दौरान कार्य किया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसके तहत 16 दिसंबर तक समस्त आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। और पूर्व में शहरी सेवा शिविरों के दौरान जो आवेदन पेंडिंग चल रहे थे, उन सभी के निस्तारण के संदर्भ में भी इन शिविरों में उन प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है। और उन पूर्व के अभियान के दौरान जो भी छूट और शिथिलताएँ सरकार द्वारा जो प्रदान की गई थी, वही छूट और शिथिलताएँ इस समस्या समाधान शिविर के तहत भी वे जारी रहेंगी और उन्हीं के तहत समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जी, पूर्व में जो पट्टा पत्रावलियाँ लगी हैं, जो अभी फाइनल जिनका निस्तारण नहीं हो पाया, उनका भी निस्तारण किया जाएगा और कैंप्स की छूट और शिथिलताओं के साथ उन प्रकरणों का निस्तारण हम करेंगे। कोई नए भी आवेदन? हाँ बिल्कुल, 16 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद भी अगर आवेदन आते हैं तो उसी समय अवधि के दौरान आवेदन प्राप्त कर उनका भी निस्तारण किया जाएगा। हाँ देखिए, हम लोगों ने अनाउंसमेंट वगैरह भी करवाया है, प्रेस विज्ञप्ति वगैरह भी जारी की है
थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और आप सभी के माध्यम से मैं आमजन से एक अनुरोध करता हूँ कि हमारे घरों में ऐसे कुछ सामान होते हैं जो हमारे उपयोग में नहीं आते हैं, पुराने वस्त्र हुए, किताबें, खिलौने, जो भी चीज़ें हैं, तो वो आप सभी हमें उपलब्ध कराएं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को वो चीज़ें हमारे द्वारा उनको उपलब्ध कराई जा सके। और उन चीज़ों का जो कि एक आम जिस व्यक्ति के लिए अनुपयोगी है और वो किसी के लिए उपयोगी भी हो सकता है, तो इसी आधार पे हम उनको वितरण कर रहे हैं। तो आमजन से अनुरोध है कि जो सामान उनके लिए अनुपयोगी है वो हमें उपलब्ध करावें सद्भावना केंद्रों पर। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।